हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कल से हमने ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है। और ये जो ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट किया है, ये ऐसे प्रश्नों का किया है जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं कवर करा रहा हूँ। और टॉपिक वाइज चल रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग से ही ज्योग्राफी के क्वेश्चन उठाए हैं और विद डिटेल्स करके आगे की ओर हम इस मॉक टेस्ट के द्वारा बढ़ेंगे, यानी सिलेबस अपना पूरा करेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट हमने स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने कल एक क्लास अपनी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन उसमें 10 हो पाए थे, लेकिन 10 क्वेश्चन हमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चन जो है बना के दिए थे उन्होंने क्वेश्चनों में। ठीक है, तो इसलिए आज भी हम कोशिश करेंगे कि 10 से 15 क्वेश्चन कवर करें और हर क्वेश्चन के बारे में जो अतिरिक्त तथ्य हैं उन पर भी चर्चा की जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो वीडियो हमारे ओपन कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। और जो वीडियो देख रहे हैं उसके बाद अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो चलो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज के पहले क्वेश्चन पर जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है। जो भारत है, तो भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है वो कितने देशों को, सॉरी, किस देश के साथ सबसे कम साझा करता है। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक, तो देखो, अगर बात करते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, या कह सकते हैं कि जो भारत की सीमा है, यदि हम उसकी बात करते हैं तो देखो, जो भारत है, भारत दो प्रकार की सीमाएं साझा करता है। एक तो तटीय सीमा साझा करता है, एक तो तटीय सीमा साझा करता है भारत, और एक जो है वो जलीय सीमा, सॉरी, जलीय या तटीय तो यही हो जाएगी, जलीय या तटीय सीमा साझा करता है, और एक स्थलीय सीमा साझा करता है, स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कितने राज्य। अब ये जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा है, तो इस स्थलीय सीमा को अंतरराष्ट्रीय, इस स्थलीय सीमा को अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बोल देते हैं। तो ऐसे सवाल पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारत के कितने राज्य हैं। तो यदि हम बात करते हैं तो 17 राज्य हैं जो भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी कि भारत के 17 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, बात करते हैं तटीय राज्य या जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं, तो वो 9 है, तो वो 9 है। ठीक है, जिस तरीके से हम बात करते हैं ये, तो हमारा जो यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होता है, तो गुजरात से लेकर और ये पश्चिम बंगाल तक का जो क्षेत्र है ये इस तरीके से नीचे की ओर, तो ये सारे के सारे जो राज्य इस किनारे पर हैं, ये सारे के सारे राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, और इसके ऊपर का जो ये क्षेत्र है ये सब स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो राज्य हैं वो 9 आते हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस तरीके से हमारे राज्य 9 हो जाते हैं। और इधर के जो राज्य हैं, यानी स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य जो है वो 17 राज्य हैं, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आता है कि कौन सा राज्य है जो सबसे कम सीमा साझा करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे कम की, तो देखिए, अगर सबसे अधिक सीमा की बात करें या क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है जो सबसे अधिक सीमा बनाता है किसी देश के साथ में, तो वो है बांग्लादेश, वो है बांग्लादेश। ठीक है, ये अधिक वाला है। और यदि कम की बात करते हैं कि कम कौन है, तो कम का है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। तो जो इस सवाल में आपसे पूछा गया था कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ बनाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ कितनी बनाता है, तो लगभग 106 किलोमीटर की सीमा ये भारत के साथ बनाता है। सिर्फ एक ही राज्य से, सिर्फ एक ही राज्य से, यानी जम्मू कश्मीर से ये अफगानिस्तान सीमा साझा करता है। और जो ये सीमा साझा करता है उस सीमा का नाम क्या है, तो उस सीमा का नाम डूरंड रेखा है, या कह सकते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, क्या उस सीमा रेखा का नाम है, तो डूरंड रेखा उस सीमा का
नाम है, उस रेखा का नाम है। तो इतनी बात आपको इस सवाल से जाननी पड़ी होगी, या कह सकते हैं कि आपको याद रखनी होगी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल जो है, अगले सवाल में कहा गया है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, तो इसी की तरह लगा हुआ एक क्वेश्चन है, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। जिस तरीके से ये क्वेश्चन था, इसमें कम सीमा पूछी थी और अब जो है वो अधिक सीमा पूछी है, या कह सकते हैं हम लंबी सीमा पूछी है, लंबी सीमा पूछी है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में बात करते हैं। इसमें ऑप्शन है, एक है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि सबसे लंबी, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था अभी, इस तरीके से यहाँ पर ये बना हुआ है, ये है हमारा, ठीक है, बालक। बालक का मतलब है कि देश है जिसका नाम है बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, बांग्लादेश। बांग्लादेश कितनी सीमा साझा करता है, कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, तो सबसे लंबी बांग्लादेश की। यदि हम सेकंड नंबर की बात करते हैं कि दूसरे नंबर पर सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है, तो वो चीन है। तो वो चीन है। चीन कितनी करता है, लगभग 3917 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यदि बात करते हैं सबसे कम, तो सबसे कम की अभी हमने बता दिया, अफगानिस्तान है, जो लगभग 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि बांग्लादेश और भारत, यानी बांग्लादेश और भारत के बीच कौन सी सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का नाम क्या है, तो आपको पता है रेड क्लिफ रेखा है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच है, या बोल सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच है। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा ही है। क्यों, क्योंकि जो आजादी था यानी 1947 था, तो 1947 में सर रेडक्लिफ थे एक व्यक्ति, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा का निर्धारण किया। तो उन भारत और जो पाकिस्तान था उसके बीच में जो सीमा का निर्धारण किया था, उन्हीं का नाम सर रेडक्लिफ था। तो इसलिए इस रेखा का नाम भी क्या कहा गया, रखा गया, रेडक्लिफ रखा गया। ठीक है, और हालांकि बाद में आकर के 1971 के करीब में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, तो उस सीमा का नाम भी क्या कहा गया, रेडक्लिफ रेखा ही कहा गया। ठीक है, तो आपको बात ध्यान रखनी है इतनी ही। अगर बात करते हैं कि बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं, क्यों, क्योंकि सवाल ये पूछा जाता है कि निम्न में से कोई 4 राज्य देगा और पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, तीनों ओर से घिरा है। तो ऐसा राज्य जो है वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा का राज्य जो है वो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं बांग्लादेश से कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जिसका नाम है TMAM, तमाम बांग्ला या तमाम बांग्ला। ठीक है, अब देखो यहां से क्या बनेगा, टी से तो बनता त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, ए से असम, और इस एम से मेघालय, और बांग्ला से पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 राज्य हो गए। कौन कौन से, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सवाल समझ में आया होगा, और जो इससे अतिरिक्त हमने तथ्य बताए हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले को भारत और चीन की सीमा, या कह सकते हैं कि किस जिले को सीमा चीन के साथ लगती है, किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। तो इनमें से 4 जिले दिए हुए हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के जिले हैं। इन जिले में से ये बताना है कि कौन सा जिला है जो चीन के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है ए, किन्नौर जिला। तो ये जो किन्नौर जिला है, यही जिला हिमाचल प्रदेश का है
जो चीन के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, इसको किन्नौर जो है इसको देवताओं की भूमि, देवताओं की भूमि, देवताओं की भूमि के नाम से ये विश्व विख्यात है या विश्व प्रसिद्ध है। किन्नौर नाम का जो जिला है इसको देवताओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें पुरानी समय में ऐसा भी कहा गया है कि ये जो किन्नौर जिला है यहाँ पर कभी पांडवों ने आकर निवास किया था। जो महाभारत में हम पांडवों को पढ़ते हैं तो इन पांडवों ने यहाँ पर निवास किया था, इसलिए इसको देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किन्नौर जिला। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। और जो अगला सवाल है उस सवाल में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, या सीधे सीधे कह सकते हैं हम कि यहाँ पर हमसे यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, या कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बताना है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, तो देखो इसमें की बात करते हैं, ऑप्शन होगी तो ऑप्शन है कि चंडीगढ़, दूसरा है पुडुचेरी, सी है अंडमान और निकोबार, और डी है लक्षद्वीप। ठीक है, तो देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, इस सवाल को समझते हैं अच्छी तरीके से। देखिए जो अंडमान निकोबार है वो एक द्वीप समूह है। ठीक, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं कि इसका जो सही आंसर होगा यानी कि जो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान और निकोबार है। और यदि सबसे छोटे द्वीप की बात करते हैं तो सबसे छोटा जो यूटी है केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। ठीक है, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। इतनी बात आपको याद रखनी है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, अब चलते हैं हम कुछ इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखो जो अंडमान और निकोबार है, हालांकि अंडमान और निकोबार जो है वो कुछ अलग है। ठीक है, अंडमान ऊपर है और निकोबार नीचे है। ठीक है, और ये सब कैसे हैं, ये छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के एक बना हुआ द्वीप समूह है, इसको हम द्वीप समूह बोलते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि जो भारत है, भारत के अंदर जो आवासित द्वीप है वो लगभग 247 आवासित द्वीप है। आवासित द्वीप का मतलब है कि जहां पर जनसंख्या निवास करती है, जहां पर लोग बाग रहते हैं, तो उसको हम आवासित द्वीप बोलते हैं। तो इन 247 में से लगभग 204 द्वीप तुम्हें इधर का मतलब है कि ये क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है, या बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो 204 इन 247 में से 204 द्वीप तो बंगाल की खाड़ी में है, और जो शेष कितने द्वीप बचेंगे यहाँ पर, तो शेष लगभग 43 द्वीप बचे। और ये जो 43 द्वीप है, ये लगभग जो 43 द्वीप है ये कहाँ पर है, ये अरब सागर में है। ठीक है, तो सवाल पूछ रहा था कभी कभी कि अरब सागर में कितने द्वीप हैं, तो अरब सागर में 43 द्वीप है और बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है। ठीक है, तो इन्हीं 204 द्वीप में से कुछ द्वीपों के समूह है जिसको हम अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हो सकता है आने वाले टाइम में भी इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल जाए जिसमें हम द्वीपों की संख्या या फिर द्वीपों के बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो आज बात करते हैं अंडमान निकोबार की। तो जो अंडमान निकोबार है उसके बारे में आज पूर्णतः जानकारी हम लेंगे। ठीक है, तो देखो जो अंडमान निकोबार है वो इस तरीके से कुछ बटे हुए हैं। ये 4 अंडमान में बटा हुआ है, फिर एक लाइन जा रही है जिसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, जिसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, तो ये जो 10 डिग्री चैनल है इससे ऊपर जो है, इससे ऊपर होता है अंडमान। ठीक है, इससे ऊपर जो होता है वो अंडमान होता है, और इससे 10 डिग्री से नीचे जो होता है वो निकोबार होता है। ठीक है, ये जो है वो निकोबार है। ठीक है, निकोबार। तो सबसे पहला सवाल तो ये बनता है, सवाल पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री पैरेलल रेखा है, कितने डिग्री चैनल है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। ठीक है, या रेखा होती है या है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये जो 4 अंडमान है, इन चारों अंडमान की आपस में या अलग अलग भिन्न रूप से अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारा सबसे ऊपर अंडमान है तो इसका नाम क्या है, इन चारों के अलग अलग अपने अपने नाम है। तो इसको बोलते हैं हम उत्तरी अंडमान।
उत्तरी अंडमान बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम मध्य मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो है उत्तरी अंडमान, फिर है मध्य अंडमान, फिर है दक्षिण अंडमान। इसको बोलते हैं दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान, साउथ अंडमान। और इसको बोलते हैं हम लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार हैं। सबसे पहले उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास ये निकोबार है। इन निकोबार के भी नाम है, इन निकोबार के भी नाम है। जिस तरीके से इसका नाम है, इसको बोलते हैं कार निकोबार। ठीक है, कार निकोबार है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का है उसको बोलते हैं हम लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। ठीक है, और ये जो है इसको भी बोलते हैं, तीसरा इसका नाम है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है, अब सबसे पहले हम सवाल देखते हैं कि सवाल कहां बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तरी अंडमान की बात करते हैं। तो उत्तरी अंडमान से एक सवाल बनता है। सवाल ये बनता है कि निम्न में से कौन सी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। यानी अगर बात करते हैं कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका आंसर आएगा कि सैडल पीक, सैडल पीक। जो सैडल पीक है वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो सवाल एक तो यही बना कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो वो सैडल है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो सैडल पीक है, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, वो निम्न में से किस अंडमान में है। यानी उत्तरी अंडमान में है, मध्य अंडमान में है, दक्षिण अंडमान में है, लिटिल अंडमान में है। तो सवाल होगा हमारा उत्तरी अंडमान में। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर मध्य अंडमान से क्या सवाल बनता है। तो मध्य अंडमान से आपको एक बात याद रखनी है, एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। तो आपसे पहले तो यही सवाल पूछेगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो बैरन ज्वालामुखी है। फिर है कि बैरन ज्वालामुखी कहां पर है, तो अंडमान निकोबार में है। अगर यहीं से भी पूछ ले कि अंडमान निकोबार में किस अंडमान से है, तो आपका जवाब होना चाहिए मध्य अंडमान। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो बैरन द्वीप है, देखो सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जिसमें विस्फोट होता है और उससे लावा कंटिन्यू निकलता रहता है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि बैरन ज्वालामुखी जो है यहाँ या इसमें लगभग 2005 मई का महीना था, 5 मई 2005 था लगभग डेट इसकी। तो 5 मई 2005 को इस बैरन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, यानी कि ये ज्वालामुखी जो है फटा था। और अब तक इसका लावा जो है वो निकल रहा है और लगभग 3-3.5 किलोमीटर तक वो लावा फैल चुका है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बैरन ज्वालामुखी मध्य अंडमान में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं कि दक्षिण अंडमान। तो दक्षिण अंडमान से क्या सवाल बनता है। तो दक्षिण अंडमान में आपको पता है सवाल इस तरीके का पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो क्या है। तो आप कहोगे पोर्ट ब्लेयर है। तो ये जो पोर्ट ब्लेयर है ये किस अंडमान में स्थित है। तो जो पोर्ट ब्लेयर है ये दक्षिण अंडमान में स्थित है, ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान में जो है कोई खास ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन यहाँ से एक सवाल ये और पूछा जाता है कि ये बताइएगा कि ये जो दक्षिण अंडमान है और लिटिल अंडमान है, ये जो लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान है, इनके बीच में कौन सा दर्रा है, कौन सा पास है। ठीक है, तो सवाल पूछ लिया जाता है यहाँ से, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डंकन पास या डंकन दर्रा जो है वो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है इन अंडमान से। बात करते हैं निकोबार से। निकोबार में क्या है। तो निकोबार में आपको एक बात याद रखनी है। सबसे पहले तो एक सवाल ये पूछ लेगा कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आपका आंसर होना है कि सबसे बड़े द्वीप की बात करते हैं, बड़ा द्वीप, भारत का सबसे बड़ा द्वीप, तो आंसर होगा मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। ठीक है, और यदि सवाल पूछ ले कि भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप, भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप, तो भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप जो है उसका नाम है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और ये जो ग्रेट निकोबार है इसी में ही
भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, पॉइंट है, वो स्थित है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है। सवाल यह भी पूछा जाता है कि निम्न में से किस द्वीप में इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। ठीक है, ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणी द्वीप है और इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी पॉइंट है। ठीक, इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे तथ्य आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है कि भारत के कितने राज्य है, भारत के कितने राज्य, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं वो हमें बताना है, या कह सकते हैं कि कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं याद भी होने चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ आपको एक ट्रिक है कि नेपाल का सुब्बू, SUBBU, इस तरीके से आप याद रखना। सुब्बू मान के चलना कि आपके एक दोस्त का नाम है जो कहाँ पर रहता है, नेपाल में रहता है, तो इसलिए आप कहोगे नेपाल का सुब्बू। अब यहाँ से क्या ट्रिक निकलेगी, एस से तो निकलेगी सिक्किम, एस से सिक्किम, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, बी से पश्चिम बंगाल, या कह सकते हैं सिर्फ बंगाल, और यू से उत्तराखंड। ठीक है, तो सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड, ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्यों की ट्रिक्स। ठीक है, नेपाल का सुब्बू, ये आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखो यहाँ पर जोड़े दिए हुए हैं और इससे पूछा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जैसा कि ए है देहरादून, ए ऑप्शन है देहरादून, और इसके सामने लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। बी ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है शिमला, और शिमला के सामने लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। फिर सी ऑप्शन है दार्जिलिंग, फिर ऑप्शन है दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग के सामने लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर है पंचमढ़ी, 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 और पंचमढ़ी के सामने लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, MP। ठीक है, मध्य प्रदेश, MP। अब देखो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आप जानते हैं कि शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक राजधानी नगर है, या कह सकते हैं कि शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक नगर है। दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग भी जो है वो, दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल का एक नगर है। सबसे पहले जो विद्युत बनी थी, जो बिजली बनी थी, 20 मेगावाट की एक बिजली बनी थी। ठीक है, सबसे पहले, तो वो भी दार्जिलिंग में ही बनाई गई थी। इतनी बात याद रखनी है। पंचमढ़ी जो है वो भी मध्य प्रदेश में है, जबकि देहरादून जो है ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, ये यूके में है, ये यूपी में नहीं है। तो इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं इनकी राजधानी की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी ये दी हुई है शिमला, वेस्ट बंगाल की आपको पता है कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल की राजधानी है, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगले सवाल में कहा गया है, अगले सवाल में कहा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल में बताना है, हमें क्षेत्रफल में बताना है। ठीक है, क्या क्या बताना है, एक तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा बताना है, यानी कि बड़ा राज्य कौन सा है, और फिर मुझे बताना है आपको छोटा राज्य भी कौन सा है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं सवाल की ओर। तो आपको पता है, आपका आंसर आ चुका होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, वो राजस्थान है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम कि राजस्थान के बाद यानी कि दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में कौन सा राज्य आता है, दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में कौन सा राज्य
आता है, तो राजस्थान के बाद में आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद में यदि बात करते हैं तो इसके बाद में आता है महाराष्ट्र और इसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश तक बताने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है या कौन से नंबर पर वो आता है, तो चौथे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे छोटा राज्य की बात करते हैं तो वो गोवा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। बात करते हैं यहीं पर जनसंख्या की भी कर ही लेते हैं, तो जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य। तो सबसे बड़े राज्य की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा राज्य आपको पता है कौन सा है, सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद चलते हैं, यानी कि सेकंड नंबर पर जो है वो महाराष्ट्र का है, फिर बिहार का है और फिर पश्चिम बंगाल का है, यानी कि वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। यदि बात करते हैं जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम राज्य है। ठीक है, तो याद रखना है इतनी बात आपको, क्योंकि जनसंख्या से और क्षेत्रफल से एक सवाल जरूर आता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल में कहा गया है कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्र तट है, सबसे लंबा समुद्र तट है, या कह सकते हैं कि समुद्र तटीय सीमा कौन सा राज्य है, भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा बनाता है, जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें सबसे जो लंबी सीमा बनाता है, मैंने बताया कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये गुजरात से। ठीक है, गुजरात से, यहाँ पर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, यहाँ पर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश और फिर ओडिशा के बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। इस तरीके से ये राज्य हैं। और हमने बात करनी है तटीय सीमा की। तो तटीय सीमा सबसे अधिक यानी कि लंबी जो तटीय सीमा बनाता है वो हमारा गुजरात स्टेट है, जो लगभग 1214.7 किलोमीटर की जलीय सीमा बनाता है। सबसे कम कौन बनाता है, तो सबसे कम जो बनाता है वो गोवा बनाता है, लगभग 106 किलोमीटर की। कहीं कहीं पर ये 80 किलोमीटर मिलता है, कहीं कहीं पर 101 किलोमीटर मिलता है, लेकिन जो अधिकतर बुकों में जो दिया हुआ है वो 106 किलोमीटर ही दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है, सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है गुजरात और सबसे कम तटीय सीमा बनाता है गोवा। ठीक है, अगर थोड़ी सी और एडिशनल जानकारी इसमें लें तो आपको याद रखना है कि जो भारत है तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने किलोमीटर की है, स्थलीय सीमा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि भारत के 17 राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो जो स्थलीय सीमा बनाते हैं तो स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की बनती है, यदि उसकी बात करें तो 15,200 किलोमीटर की सीमा है जो स्थलीय सीमा बनती है। ठीक है, बात करते हैं हम जलीय सीमा की, जो कि गुजरात से वेस्ट बंगाल तक हमारी लगती है। तो गुजरात से वेस्ट बंगाल तक 6100 किलोमीटर की सीमा लगती है। बात करते हैं जो द्वीपीय सीमा है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अंडमान निकोबार वगैरह हो गए, लक्षद्वीप वगैरह हो गए, ये भी तो द्वीप है, ये भी तो भारत का क्षेत्र है। तो इनकी सीमा कितनी है, यदि हम इनकी बात करते हैं तो जो द्वीपीय सीमा है वो 1416.6 किलोमीटर की द्वीपीय सीमा है। तो इसलिए सवाल पूछ लेता है कि कुल जलीय सीमा कितनी है, तो कुल जलीय सीमा के लिए क्या करना है, हमें 6100 और 1416.6 को आपस में ऐड कर देना, जोड़ देना है। तो ये आ जाती है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। अब पूछा है कि भारत की कुल सीमा, अर्थात इसका मतलब ये हो चुका है कि ये जलीय प्लस स्थलीय दोनों को मिला करके पूछ रहा है। तो जब हम इसको मिलाएंगे यानी इन सबको जोड़ेंगे तो इनका आंसर आ जाता है हमारे पास 22,716.6 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी कि भारत की जो कुल सीमा है वो 22,716 किलोमीटर की होती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। चलते अगले सवाल की ओर, और जो कि हमारा लास्ट सवाल होने वाला है, ठीक
ठीक है। और सवाल क्या बोला है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हटा दीजिए, 1 मिनट, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले ही लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है वो है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, और इधर है आप जानते हो इधर अरब सागर है। ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर। अब मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कुछ टाइम पहले, कि भारत के अंदर यानी कि भारत के पास लगभग 247 आवासित द्वीप हैं। इन 247 में से 204 जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, और जो 43 है वो अरब सागर में है। जो 43 है वो अरब सागर में है। अब इन 43 में से ही एक है जिसका नाम है लक्षद्वीप, एक है लक्षद्वीप। तो आपके सवाल का जवाब तो यहीं पर मिल गया कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में है, या बंगाल की खाड़ी में है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर हिंद महासागर में है। तो आपका आंसर होगा अरब सागर। अरब सागर आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है। अब थोड़ी सी और यदि बात करें कि अरब सागर में तो 43 द्वीप है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या यदि पूछे तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। एक सवाल ये पूछा जाता है कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप में सबसे दक्षिणतम एक बिंदु पड़ता है, यानी बिंदु के रूप में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मिनी काय। ठीक है। और बात करते हैं थोड़ी कि लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच कितने डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच कितने डिग्री चैनल है? तो देखो यदि इसकी बात करते हैं हम कि इनके बीच में कितने डिग्री चैनल है, तो लक्षद्वीप और मिनी काय के जो बीच है वो मानते हैं कि 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल है। अब इसी के नीचे आते थोड़ा सा, तो यहाँ पर पड़ता है मालदीव। तो सवाल ये पूछा जाता है कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल है? तो ये होता है 8 डिग्री चैनल। तो हमसे सवाल क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये जो है ये इतना सारा लक्षद्वीप है। ठीक है। तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में पूछा है कि कितने डिग्री चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है। ठीक है। यदि वो पूछ ले कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय, जबकि मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप का ही सबसे दक्षिणतम द्वीप है, इन 36 में से एक द्वीप है मिनिकॉय, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल है? तो 9 डिग्री चैनल आपको याद रखना है। ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूं कि ये सब बातें आपको समझ में आई होगी। आज के क्वेश्चन हमारे 10 कंप्लीट हो चुके हैं, और 10 क्वेश्चनों में लगभग मैं मानता हूं कि 50 क्वेश्चनों से अधिक क्वेश्चन आपको पता चले होंगे, आपकी याद हुए होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से लगभग 4 या 5 एडिशनल जानकारी मैं जरूर आपको दे रहा हूं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये मॉक टेस्ट जो कि हमारा मॉक टेस्ट 2 था, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया भी होगा। और जो क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन तो हालांकि आसान थे, लेकिन उनसे जो जुड़ी हुई जानकारी थी वो बताना जो था मेरा उद्देश्य था। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। कल को होगा मॉक टेस्ट 3, और आज के लिए इतना ही। और फिर से वही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों। ओके, धन्यवाद, बाय।